नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अलविदा 2021 में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले स्टूडियो में स्वागत करते हैं चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी का। नमस्कार सर। साल 2021 में 2020 की तरह कोरोना के साए में ही निकल गया। अगर हम इस साल की तरफ पलट कर देखते हैं तो कोरोना की दूसरी लहर की तबाही का मंजर आंखों के आगे घूम जाता है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में मौतें 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा हो गईं, क्योंकि उस दौरान डेल्टा वेरिएंट का घातक प्रकोप पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। आधे से ज्यादा वैश्विक मौतें अमेरिका, भारत, रूस, ब्राजील और मेक्सिको में हुई। इसके साथ ही 2021 कई चौंकाने वाली और परेशान करने वाली कहानियों और घटनाओं से भरा एक उथल-पुथल भरा साल रहा। साल 2021 में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी। आइए पहले नजर डालते हैं विश्व की कुछ प्रमुख घटनाओं पर, फिर उसके बाद अनिल जी से उन पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में मौतें 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा हो गई, क्योंकि उस दौरान डेल्टा वेरिएंट का घातक प्रकोप पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। आधे से ज्यादा वैश्विक मौतें अमेरिका, भारत, रूस, ब्राजील और मेक्सिको में हुई। अगस्त में अफगानिस्तान के हालात ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया और तालिबान ने राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की वापसी हुई। अमेरिका में कैपिटल हिल में हुई हिंसा दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी और कई दिनों तक यह मुद्दा मीडिया में छाया रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद कैपिटल हिल में 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना जाहिर तौर पर इस साल की सबसे बड़ी घटनाओं में सबसे प्रमुख मानी जाती है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। 8 दिसंबर 2021 को 16 वर्षों से जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मर्केल का युग खत्म हो गया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ शोल्टस ने जर्मनी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। म्यांमार में तख्तापलट और सूची का जेल जाना इस साल की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है। 1 फरवरी को म्यांमार में सेना ने तख्तापलट कर दिया था। इसके साथ ही म्यांमार की सर्वोच्च नेता रही ऑंग सान सू की सहित कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जून 2021 में 12 साल के कार्यकाल के बाद पद छोड़ना पड़ा। इजरायली संसद में नई गठबंधन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के चलते नेतन्याहू को अपना पद गंवाना पड़ा था। उनके बाद 49 साल के नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने। भारत की राजधानी दिल्ली से भी बहुत छोटा देश बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बन गया। दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस 30 नवंबर 1966 को ही आजाद हो गया था, लेकिन यह ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के प्रभाव में बना रहा। हालांकि हाल ही में बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख पद से हटा दिया और वर्ष 1625 में ब्रिटेन का उपनिवेश बनने के करीब 400 वर्ष बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य अस्तित्व में आया। साल 2021 में रूस ने 18 देशों के लिए स्पेस में 38 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस लॉन्च की सहायता से जापान, दक्षिणी कोरिया, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, जर्मनी और ब्राजील सहित देशों के उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में रखा गया। कट्टर इस्लामिक कानूनों के लिए कुख्यात सऊदी में 2021 में आधी आबादी को कई हक मिले। अब सऊदी में महिलाएं भी सेना में शामिल हो सकती हैं। सऊदी अरब ने सेना के तीनों ही अंगों थल सेना के साथ वायुसेना और नौसेना, मेडिकल सेवा और रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में महिलाओं के शामिल होने को अनुमति दी है। अनिल जी, तो ये थी दुनिया की प्रमुख खबरें जी। आप वैश्विक परिदृश्य पर 2021 को कैसा मानते हैं, कैसे याद करेंगे आप? सबसे खराब साल मान सकते हैं हमारी सदी का, क्योंकि इतनी मौतें, 50 लाख से ज़्यादा लोग मर गए एक बीमारी से जी। और उन देशों में भी मरे जहां पर मेडिकल सुविधा बहुत शानदार, दुनिया की अत्याधुनिक मेडिकल सुविधा और साधन संपन्न लोग मौजूद थे, जिनके पास पैसे थे इलाज कराने के लिए, जिनके
शहरों में अस्पताल थे, उपकरण थे, ऑक्सीजन थी, सब था। पर डेल्टा वेरिएंट ने जो तबाही मचाई है, भारत में भी मचाई, लेकिन अमेरिका जैसे देश में जी। उस तबाही का मंजर आज भी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। कैसे शहर शहर बंद हो गए, लाशों के ढेर लग गए, शमशान में लाइन लग करके लाशें जलानी पड़ी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की बहुत कमी, जी। लोग तड़पते रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 50-50 हज़ार में इंजेक्शन मिल रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, सिफारिश करानी पड़ती है। ऐसा मंजर दुनिया कभी ना देखे, इस कामना के साथ हम लोग 2021 को विदा करना चाहेंगे। और 2022 में चाहे तीसरी लहर आए, चाहे ओमिक्रॉन आ जाए, चाहे कुछ भी आए, ईश्वर ना करे कि दोबारा ऐसी तबाही का मंजर हमको देखना पड़े, मानव सभ्यता को देखना पड़े। बस लेकिन अच्छी बात ये रही कि वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया 2021 में। जो मई जून में हालात बिगड़े थे, वैक्सीनेशन के बाद धीरे धीरे थोड़ा सुधार की तरफ आया। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है। भारत में भी 100 करोड़ वैक्सीन लगे, 100 करोड़ लोगों को नहीं लगे, पर 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। जी। ये बड़ी बात भी है। हमारी जैसे देश में बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें कई भ्रांतियाँ होती है वैक्सीनेशन को लेके, नहीं लगाते, वैक्सीनेशन नहीं करते। तो मैं तो अपील भी करना चाहूँगा 2022 के लिए कि अब जब प्रधानमंत्री ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए कह दिया है नए साल के लिए, तो भरपूर मात्रा में जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन कराएं, जिनके सिंगल डोज लगी है वो दूसरी डोज लगाएं, और जिनको किसी को बूस्टर डोज की ज़रूरत है मेडिकली तो वो भी लें। कोरोना रूप बदल रहा है और ये जो ओमिक्रॉन आया है वायरस, इससे कोई तबाही 2022 में ना हो, ईश्वर से आज इस मौके पर हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने का काम, या जो भी बताए जाएं, एहतियात बरतने के लिए कहा जाए, उस सब पर हम लोग गंभीरता से ध्यान दें। देश ने बहुत गंभीरता से ध्यान दिया, वरना तबाही का मंजर और खतरनाक होता और भयानक होता। लोगों ने मास्क भी लगाए, लोगों ने हाथ भी सैनिटाइज किए, अपने आप को भी सैनिटाइज किया, दूरी भी बना के रखी। लेकिन जैसे भारत में है, शादी ब्याह होते हैं तो 200 की सीमा को भी लोग लांघने में कोई गुरेज नहीं करते। तो ये हमको जो अपनी सोशलाइजिंग है, इसको वेरिएंट के हिसाब से वेरी करना पड़ेगा, वेरिएंट के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है इस बहर के लिए। जी अनिल जी, ये कोविड की बात हुई, अब हम बात कर रहे हैं विश्व की कुछ ऐसी घटनाएं, कैपिटल हिल की हिंसा है ना, जो बाइडेन की शपथ हुई, ट्रंप गए, मतलब ऐसे देश में जहां हम उम्मीद नहीं कर सकते, वहां पे भी ऐसी हिंसा देखने को मिली। देखिए, एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका के डेमोक्रेसी के इतिहास में ट्रंप जैसा राष्ट्रपति न पहले हुआ और न शायद कभी बाद में होगा। भूत न भविष्यते। हाँ, ऐसा लगता है। अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति थे और उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो कब क्या फैसला लेंगे और कब क्या बोलेंगे और कब क्या करेंगे। जी। उन्होंने हार भी नहीं मानी अपनी, हारने के बावजूद, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम ऐसा है, अलग अलग राज्यों में वोट पड़ते हैं, फिर वो वोटों की एक अलग तरह से काउंटिंग होती है, और जो राज्य जीत जाता है उस राज्य के सारे वोट उधर काउंट हो जाते हैं एक के पक्ष में, तो जो हार गया उसके वोट खत्म। तो कई बार ऐसा होता है कि टोटल वोटिंग में जीतने के बावजूद आदमी हार जाता है, ऐसा राष्ट्रपति चुनाव का वहाँ सिस्टम है। तो बाइडेन की जीत को पचा नहीं पा रहे थे उनके समर्थक, वो कैपिटल हिल पर गए, हंगामा किया, सब किया। अमेरिका देश दुनिया का सबसे सभ्य सुसंस्कृत देश होने का दावा करता है। वहां पर राजनीति में हिंसा हो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसकी परमिशन भी नहीं दी जा सकती। तो वो जो हुआ, 4 लोग मर भी गए, वो अकल्पनीय था और ट्रंप के समर्थकों के लिए भी शर्म की बात थी कि उन्होंने ऐसा किया। पर दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो नए राष्ट्रपति हैं बाइडेन जी, उनके पास कोई करिश्मा देखने को नहीं मिल रहा। एक सामान्य राष्ट्रपति हैं और कई बार नेगेटिव वोट से जीत जाता आदमी, वो मेरे को लगता है ट्रंप विरोधी लहर में जीते हुए व्यक्ति हैं। अदरवाइज जो अब तक का उनका बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर, दुनिया को लेकर जो नज़रिया है, हालांकि अच्छी बात भी है दूसरे देशों के लिए कि वो डोमिनेट नहीं कर रहे, उस तरह काबिज नहीं होना चाह रहे। मतलब जैसे ओबामा का एक नाम होता था, एक करिश्मा होता था, कई हाँ, बातें मतलब आती थी, ट्रंप की आती लो थी, प्रोफाइल उस तरीके से। टाइप हाँ, है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, और ऐसा नहीं लग रहा कि दुनिया को एक लीडर मिल गया। जी।
इसके अच्छे बात भी है, बुरी बात भी है, दोनों बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बुरी बात इसलिए कि जब चीन जैसा व्यक्ति जिसका लीडर इतना एम्बिशियस है, जी महत्वाकांक्षी है, जी और रशिया भी एक पावर है, तब अमेरिका का पावरफुल होना, अमेरिका के नेतृत्व का तेजस्वी होना जी दुनिया के लिए जरूरी कई है। मायनों में फायदेमंद होता है। जी जी वो नहीं हो रहा है, एक बात तो ये। और आने वाला वक्त बताएगा बाइडेन को सामने जब चुनौतियां आएंगी, लेकिन जैसे अफगानिस्तान से सेना हटी जी और अमेरिका के इंटरेस्ट में उन्होंने काम किया, लेकिन दुनिया के लिए ये बुरा दिन था। जिस तरह आतंकवाद का समर्थक वहां पर काबिज हो गया पूरा वापस से, जी और महिलाओं को अधिकार नहीं, बच्चों को अधिकार नहीं, अपने विरोधियों का कत्लेआम करना, ये सब करने के कारण अमेरिका ने जिसको बाहर किया था जी अफगानिस्तान से, वही वापस अफगानिस्तान पे काबिज हो गए। जी। और अब दुनिया भी चुप है, न कोई डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, न कोई मानवाधिकार की बात कर रहा है, न वहाँ जर्नलिज्म हो सकता है, न दुनिया को पता लग सकता है कि वहाँ क्या हो रहा है। यही स्थिति म्यांमार की भी है। म्यांमार में आंग सान सू की, जो डेमोक्रेसी के लिए इतने लंबे समय तक जेल में रही है, संघर्ष कर रही थी, उसकी सत्ता को जो थोड़े दिन के लिए आई, वापस सेना ने पलट दिया और फिर सेना काबिज हो गई। म्यांमार भी दुनिया का वो अभागा देश है जिसके बारे में दुनिया ज़्यादा चर्चा नहीं करती है। न वहाँ के मानवाधिकारों के बारे में बात होती है, न वहाँ डेमोक्रेसी की बहाली की बात हो सकती है, न वहाँ सेना के अत्याचारों की बात चर्चा में आ सकती है। तो म्यांमार भी दुनिया की दूसरी आबादी के पास जो अधिकार हैं, वो उन अधिकारों से वंचित लोगों का देश मानता हूँ मैं उसको। और भारत के इतना करीब है, लेकिन भारत भी इस पोजीशन में नहीं है कि म्यांमार की डेमोक्रेसी की आवाज़ को, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी तो इसकी अभी हमने 50वीं वर्षगांठ मनाई है। जी इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप करके एक पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया था और एक अलग देश खड़ा कर दिया दुनिया के नक्शे पर। म्यांमार के बारे में भारत ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो इसलिए हम वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए, हम तो क्या दुनिया कोई और देश चिंतित भी नहीं है, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों की कोई प्रेरणा होगी और वो कुछ करेंगे तो सुकी का भविष्य होगा जेल से बाहर आने का। अदरवाइज वो शायद जेल में रहते थे, दुनिया से विदा हो जाएं, ऐसा लगता है, क्योंकि सैनिक जो जुंटा है वहाँ पे, वो डेमोक्रेसी को पचाती नहीं है, पचा नहीं पा रही है। जी अनिल जी, आपने तालिबान की बात करी, तो कुछ वीडियो ऐसे तालिबान की हिंसा से, वहाँ से परेशान लोगों के अफगानिस्तान से आए थे, जो मेरे को लगता है कभी भूले नहीं जा सकते। एयरपोर्ट पर जो भीड़ थी, लोग हवाई जहाज़ों के अंदर बैठने के लिए बेताब थे। एक वीडियो तो ऐसा आया कि एक व्यक्ति लटका हुआ है और गिर गया, बिल्कुल, और गिर गया, हवाई जहाज से नीचे गिर गया। बिल्कुल भयानक है ये। 21वीं सदी में मानव सभ्यता है, पूरी दुनिया में मानव अधिकारों को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, मनुष्य के मनुष्य होने को लेकर जितनी चिंता और जितना जागरूकता है, उसको देखते हुए ये दोनों हमारी मानव सभ्यता पर, मैं इनको एक तरह से काले धब्बे मानता हूँ, तालिबान की इस आतंकवाद को और म्यांमार की सैनिक जुंटा की तानाशाही को। कोरिया में भी है, लेकिन कोरिया में तानाशाही इस बार कम रही इस साल में, वैसी सनक देखने को नहीं मिली जैसी सनक पिछले उससे पहले वाले सालों में देखने को मिली। तो वो क्यों नहीं है सनक, या तो चुप है या कोई वजह है, पर वो सेटल है। जी अनिल जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, हम विश्व की बात कर रहे हैं जो मतलब याद करने लायक नहीं है शायद, और इतिहास उन्हें भूलेगा भी नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी सऊदी से भी खबर आई है, जो कट्टर इस्लामिक कानूनों के लिए माना जाता है। उसने महिलाओं के सशक्तिकरण के में एक प्रयास किया, उन्हें कुछ वहां पर छूट दी है। इस्लामिक मुल्क में और सऊदी अरब में खास तौर पर, जी, जहाँ कट्टरपंथ है और जहाँ महिलाओं को संपूर्ण मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जी, या नहीं है कई इस्लामिक कंट्रीज में, वहां पर भी अब महिलाओं को संपूर्ण मनुष्य मानना, एक ह्यूमन इकाई मानना शुरू कर दिया गया। और ह्यूमन इकाई होने के नाते जो उनके हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनके दायित्व हैं, उसके लिए उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, रास्ता दिया जा रहा है, रादर मैं ये कहना चाहूँगा। तो ये अच्छी बात है दुनिया के लिए। दुनिया में जितना पुरुष के हक हैं उतने स्त्री के हक हैं मनुष्य होने के नाते। स्त्री को हमने भारत में भी पर्दे में रखकर, दासी बनाकर, सती प्रथा के नाम पर, बाल विवाह के नाम पर बरसों तक उसको ठगा, छला, पीछे खदेड़ा। लेकिन धीरे धीरे भारत भी, क्योंकि भारत की सभ्यता, संस्कृति, समाज काफ़ी ओपन है, तो हमने धीरे धीरे करके काफ़ी आज़ादी दी है महिला को, काफ़ी हक हकूक दिए। देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी, राष्ट्रपति भी महिला बनी, मुख्यमंत्री तो कई जगह महिला बनती रही हैं। इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आसान है, उसके बाद मताधिकार है, सरकार बना सकती है, बिगाड़ सकती है। जो कट्टरपंथी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर
राजा ये सोचे कि महिलाओं को अधिकार देने चाहिए, महिलाओं को सेना में शामिल होने के अधिकार दिए जाएं और वो सेना में शामिल होकर अपनी भूमिका निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, समाज में अपनी भूमिका निभा सके, रक्षा में भूमिका निभा सके। बहुत बड़ी बात है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए 2021 को। इस बात के लिए मैं समझता हूँ अरब की महिलाएं भी और सभी मुस्लिम कंट्रीज की महिलाएं भी याद रखना चाहेंगी। और एक और घटना जो बताई गई, बारबाडोस गणतंत्र बना, तो 400 साल से इंग्लैंड का उपनिवेश था, जब सारे उपनिवेशिक राज्य एक एक करके मुक्त होते चले गए, फिर भी एलिजाबेथ का शासन वो मान के चल रहे थे, उससे मुक्ति प्राप्त की उन्होंने और गणतंत्र बने। उसका स्वागत किया जाना चाहिए ताली बजाकर कि 2021 की एक अच्छी घटना, अच्छी सूचना, इसे भी मानना चाहिए। जी, अब बात हिंदुस्तान की, यानी कि अपने देश की। भारत के लिए पिछले साल की तरह यह साल भी कोरोना वायरस महामारी के साए में ही गुजरा, लेकिन देश की राजनीति में गर्माहट लगातार बनी रही। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने विशाल जीत दर्ज करते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को तगड़ा झटका दिया और लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला। वहीं कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड में फेरबदल ने भी खूब सियासी शोर मचाया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं भारत की प्रमुख घटनाओं पर, उसके बाद जानेंगे अनिल जी से कि उनके अनुसार कैसा रहा साल 2021 भारत के लिए। 2020 की तरह इस साल भी देश में कोरोना बीमारी से लाखों लोगों की जान चली गई, जिस कारण कई घरों के चिराग बुझ गए। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा दिया। इस साल देश ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा। 2021 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इनमें से बंगाल ने जो लाइमलाइट लूटी वो शायद आने वाले समय में किसी और राज्य में देखने को मिले। राजनीतिक इतिहास की नजर से 2021 में ममता बनर्जी की जीत को सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। खेला होबे काफी चर्चा में रहा। कर्नाटक में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इस साल जुलाई में नेतृत्व परिवर्तन किया था। बीएस येदियुरप्पा के स्थान पर बसवराज बोम्मई को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस साल सितंबर में गुजरात सरकार में फेरबदल किया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी इस साल काफी उथल पुथल भरा रहा। भाजपा ने 2 बार मुख्यमंत्री बदला, यानी प्रदेश की जनता ने एक ही साल में मुख्यमंत्री पद पर 3 चेहरे देख लिए। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चमकौर साहिब से 3 बार के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के 27वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजस्थान में भी कई बार टल चुका मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पिछले करीब 1 साल से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन उस वक्त खत्म हो गया जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। तो ये था 2021 में भारत। अनिल जी, आप कैसे याद करेंगे उस मंजर को? मेरी आंखों के आगे से तो कोरोना की दूसरी लहर की तबाही हटती ही नहीं है। शमशानों में चिताओं की उठती लपटें, ऑक्सीजन के अभाव से जूझते अस्पताल, एक बेड पाने के इंतजार में अस्पताल के कॉरिडोर में अंतिम सांस लेते मरीज, श्रद्धांजलि से भरे हुए अखबारों के पन्ने। हालांकि सामूहिक प्रयासों और वैक्सीनेशन से हम उस दौर से बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता उस दौर को हम कभी भूल पाएंगे। हम तो इस तरह देखते थे कि सब लोग घरों में बैठे हुए दुखे हुए कि जो अखबार, दैनिक अखबार, एक पन्ने में श्रद्धांजलि के मैसेज था, उसके 3-3 पन्ने श्रद्धांजलि के संदेश के आने लगे। इससे अंदाज लगने लगा लोग कितने मर रहे हैं। और ये भी वो लोग जो सक्षम हैं। हाँ, सक्षम भी थे। ये इसने, वायरस ने गरीब अमीर का भेद मिटा दिया जी। इसके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति और हमारे बाहर दरवाजे पे भीख मांगने आया हुआ व्यक्ति सब एक जैसे थे। सबको एक जैसा कर दिया उसने। मानव है तो मानव है, और उन सब के लिए वायरस उतना ही खतरनाक था। बड़े से बड़े, छोटे छोटे, सक्षम से सक्षम और अक्षम से अक्षम, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट। और इस वायरस की वजह से जो ये सबसे बड़ा दुखद था कि एक होता है कि
पिता की मृत्यु पर बेटा मुखाग्नि दे, नहीं दे सका, शक्ल ही नहीं देख सके। शक्ल ही देखने नहीं दी गई जी। और पैक होकर के आया और पैक होकर के शमशान सीधा चला गया, घर भी नहीं आया और अंतिम संस्कार भी जिन्होंने कपड़े पहन रखे थे उस तरह के उन्होंने कर दिया। आपको हड्डियाँ मिली, हड्डियाँ भी मिली, नहीं मिली। बहुत जो एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है, हिंदू सभ्यता संस्कृति के खास तौर पे, कि अपन अंतिम संस्कार करें, फिर हरिद्वार ले जाएं अस्थियां पर, उस सब को छोड़ करके किसका पिता, किसका बेटा, किसकी बहन, किसका भाई कब कहाँ चल बसा और कौन उसकी शक्ल देख पाया, कौन नहीं देख पाया, कैसे किसने अपने आप को बचाया, ये ईश्वर ही जानता है। और हम तो आदर्श नगर वाले शमशान की बात करें जहाँ पे एक दिन में 34 लाशें आ गई, जहाँ 4 या 5 जलती है जी। और लाइन लग के फिर जैसे कोई वेटिंग लिस्ट हो गई, ऐसा भी दिन आया एक। इसलिए उस खतरनाक मंजर को याद करें, लेकिन साथ में इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने जो राजस्थान में देखा और देश में भी देखा, हमारे परिचित हैं दिल्ली में डॉक्टर अजीत जैन, उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी और दोनों ने मिलकर के 300-400 कोरोना मरीजों का इलाज किया। उनकी वाइफ अजमेर के रहने वाले हैं, दिल्ली में है सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ऐसी सेवा की, उनकी वाइफ को कोरोना हो गया, वाइफ चल बसी, कोरोना मरीजों का इलाज करते करते खुद को कोरोना हुआ, चल बसी में जी। पर उन्होंने काम नहीं रोका। तो ऐसे लोग जो देवता बनकर आए, भगवान बनकर आए डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी भी, और जिस तरह सेवा की गई अस्पतालों में, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि मानवता के सच्चे पुजारी कहा जा सकता उनको, सच्चे सेनानी कहा जा सकता उनको, और पुलिस के लोग भी और समाज सेवा करने वाले लोग जिन्होंने खाना पहुंचाया घर घर लॉकडाउन के दौरान, जिन्होंने बहुत सारी सहूलियतें, दवाइयाँ पहुंचाई, बहुत पूरा समाज ने एकजुट होकर काम किया सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राजस्थान सरकार का मैनेजमेंट भी काबिल तारीफ है जी। और अच्छा मैनेजमेंट यहाँ किया गया और कोशिश की गई ऑक्सीजन के अभाव में लोग ना मरे। बाकी पूरी दुनिया में जो हुआ, पूरे हिंदुस्तान में जो हुआ, वो यहाँ भी हुआ जी। और कहीं मिनिमम, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, पर ऐसे नहीं हुआ यहाँ पे कि लाशें पड़ी हुई मिली कहीं पर, ऐसा नहीं हुआ राजस्थान में। और ये इसके लिए गैरव सरकार की जो मैनेजमेंट है और जो ब्यूरोक्रेसी ने जो काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। एक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पहलू भी हमको देखना चाहिए। पर बहुत भयावह दौर था, निकल गया, गुजर गया और उसकी वजह से रोजी रोटी छिन गई लोगों की, रोजगार छिन गए, दुकानें बंद हो गई, दोबारा शुरू भी नहीं हो पा रही बहुत सी चीज़ें तो जो बंद हो गई, वो उनके लिए वास्तव में भविष्य का संकट हो गया। प्राइवेट बिजनेस में, प्राइवेट नौकरी में जो लोग थे, उनके लिए जीवन अभी तक भी अंधकार में बना हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करें 2022 उनके लिए सुनहरी किरण लेकर आए, उनके जीवन में फिर से उजाला हो, ये कामना हमें करनी चाहिए। अनिल जी, कुछ तो परिवार के परिवार ही खत्म हो गए कि जी। पिता भी गया, पुत्र भी गया, माँ भी गई, मतलब हमारे खुद के जानकारों में ही, जी। मतलब मुझे नहीं लगता किसी का रिश्तेदार, किसी का पड़ोसी, किसी ने कोई ना कोई, किसी ना किसी ने अपने को इस दौर में खोया ही था। और एक सामाजिक बदलाव भी देखने को मिला, लोग एक दूसरे से बचने लगे जी, मिलने से, जुलने से, एक दूसरे के घर आने जाने से। मई जून का जो महीना था, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा ही भयानक था। 2022 के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है हमारे सामने, तीसरी लहर का खतरा तो सामने है ही, लेकिन इससे निपटने के बाद वापस सोशलाइजिंग कैसे शुरू हो, सामाजिक ढांचा वापस से पहले जैसे शेप में कैसे आए, जी। कैसे हम इंसान की तरह इंसान से व्यवहार करने लगे, ये बहुत बड़ी चुनौती 2022 के सामने। और अगर आदमी इसी तरह ओमिक्रॉन से डर के भी घर में दुबक के बैठा रहा तो हमारे भीतर बहुत सारी मानसिक बीमारियां, कुंठाएं जी। और सामाजिक कुरीतियां, लूटमार, कई चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। जी। इसका बहुत बड़ा खतरा सामने है, तो 2022 को इनको फेस करना पड़ेगा। 2021 ये सौगात देके जा रहा है, ये विरासत देके जा रहा है हमको। जी। चलिए अनिल जी, कोविड पे चर्चा हुई, अब बात थोड़ी देश की राजनीति ही कर लें। राजनीति की दृष्टि से भी देश में काफी हलचल रही और सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र मेरे हिसाब से ममता बनर्जी ही रही। हाँ, बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हुआ, पूरी केंद्र सरकार लग गई बीजेपी को जिताने में, पूरी ताकत से ममता बनर्जी का विरोध किया गया, कई बार गवर्नर की भूमिका पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, लेकिन बंगाली अस्मिता के सवाल पर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। जी। और उन्होंने दिल्ली से आए हुए नेताओं को बंगालियों के सामने ऐसे पेश किया कि जैसे वो कोई बाहरी लोग हैं
और बंगाली संस्कृति को, बंगाली भाषा को, बंगाल ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोग अपनी भाषा को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, रविंद्र संगीत को लेकर, इवन जी रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतों कविताओं को लेके बहुत ही पॉजिटिव हैं और उस पर बड़ा गर्व करते हैं वो। इसलिए वो उन्होंने समझा कि इस पर आक्रमण हो रहा है और ममता बनर्जी ऐसा क्रिएट करने में सफल रही। और दूसरी ओर कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 25 साल वहाँ शासन रहा, पहले कांग्रेस का शासन रहा, दोनों ने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया बीजेपी को हराने के लिए। ममता के पक्ष में वोट डाले गए, एक तरफा जीत हुई ममता बनर्जी की। बीजेपी ने हालांकि बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी की जीत ने ममता बनर्जी को भी पूरे देश में ख्याति दी और बीजेपी को भी एक अच्छा सबक दिया है भविष्य की राजनीति के लिए कि जो स्थानीय क्षत्रप होते हैं, स्थानीय संस्कृति और अस्मिता के प्रतीक होते हैं, उन लोगों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको समझने का एक अवसर दिया। जी, पूरी बीजेपी एक तरफ हो गई, इधर अमित शाह की रैलियां, नड्डा की रैलियां, मोदी जी ने लगातार वहां रैलियां करी, उनके सामने एक अकेली महिला ममता बनर्जी पूरे जोश के साथ खड़ी रही। इसने बहुत एक अच्छा कई बार क्या होता है कि इससे सिंपैथी मिलती है जी, कि वो अकेली झेल रही है सबको। चोट लग गई पैर, वो पूरे टाइम उन्होंने व्हील चेयर के ऊपर प्रचार किया, हाथ में ग्लूकोज की बोतल भी कई बार, और व्हील चेयर पर प्रचार करने जा रही है, तो लोगों में एक सिंपैथी का माहौल भी आया। एक कहावत है, उधार के सिंदूर से कोई सुहागन नहीं होता जी। वो सारे बीजेपी में जो लोग आए थे वो सब टीएमसी से टूट के सारे आए थे, फ्रस्ट्रेशन में आए थे जी। और उन्होंने भी देख लिया, आईना देख लिया कि ममता बनर्जी के बिना उनकी क्या हैसियत है। हालांकि ममता बनर्जी खुद अपना विधानसभा चुनाव हार गई, ये बड़ी बात है, पर उनके लिए अपनी हार का कोई महत्व नहीं था, अपनी पार्टी की जीत का महत्व था, जो उन्होंने बहुमत प्राप्त किया और उस लड़ाई को जीता। उनकी अकेले की हार को उन्होंने बाद में दोबारा अपनी ओरिजिनल सीट से चुनाव लड़के जीत लिया, विधायक बन गई और मुख्यमंत्री हैं जी। इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि ममता बनर्जी में भी एक नए किस्म का राजनीतिक अहंकार जन्म ले लिया है जी इस विजय के बाद। और दूसरी तरफ वो कांग्रेस को नकारने लगी हैं और विपक्षी नेता बनने का, देश की विपक्षी नेता बनने का ख्वाब देखने लगी, कोशिश करने लगी। मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में कांग्रेस को नकार के पूरे विपक्ष को एकजुट करके वो नेता बन पाएंगी और प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर पाएंगे। उनके अग्रेशन को वो दूसरे विपक्षी दल स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरे विपक्षी नेता स्वीकार नहीं करेंगे। और वो मुझे लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते इस विजय के बावजूद वो बंगाल के बाहर जो फैलने की कोशिश कर रही है, गोवा में और इस पूर्वोत्तर भारत में जी, वो टेम्परेरी फेज है उनका। वो बंगाली अस्मिता के बाहर जाकर के देख लें, शायद उनको वो जमीन नहीं मिलेगी। वो जो जादू है बंगाल तक ही है, उसके बाहर मिलके चलेंगी तो शायद बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर अकेला चलने की बात करें, की संस्कृति है, मेलजोल की संस्कृति है जी। और विपक्ष को एकजुट होना है, अगर मोदी सरकार को या बीजेपी को चुनौती देनी है तो जो एकजुट है नहीं और हो सकता नहीं है विपक्ष, ऐसा लगता है मुझे जी। इसलिए फिलहाल बंगाल में चुनौती दे दो आप, अलग बात है। बाकी भारत में बीजेपी को और मोदी को चुनौती दो, ये बहुत दूर की कौड़ी है। और सारे दलों को मिलके और कांग्रेस को मिलके सबको बड़ा दिल करके एक होके लड़ना पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा। पूरे देश की बात तो अलग है जी। अनिल जी, कई राज्यों में नेतृत्व भी बदला, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी में तो जो मोदी और अमित शाह कर देते हैं वो फाइनल है जी। तो उन्होंने येदियुरप्पा को बदल दिया, उन्होंने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को बदल दिया, उत्तराखंड में भी उन्होंने एक सीएम को बदला, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल के तीरथ सिंह रावत को लाए जी। पर अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया गया कि 6 महीने में उनको विधायक बनना जरूरी है, वहां विधान परिषद है नहीं जी। और जिस राज्य में एक साल में चुनाव होते हैं आम चुनाव जी, वहां पर उपचुनाव नहीं कराया जाता, तो उपचुनाव हो नहीं सकता था कॉन्स्टिट्यूशनली, और इसलिए उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा। और फिर उन्होंने एक बार विधायक रहे, दूसरी बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को बनाया। मैं समझता हूं कि पुष्कर सिंह धामी की जो अपीयरेंस है वो इतनी, मतलब वो अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, यंग हैं, जिस तरह दौड़ रहे हैं, युवा चेहरा है और खूबसूरत भी हैं और मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने दिन में 15-15 रैलियां करना, 10-10 रैलियां करना, बड़े तेजी से उन्होंने काम किया जी। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए जो लूजिंग ग्राउंड था उसको वो कन्वर्ट करने में जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और हरीश रावत के सामने, जो कांग्रेस के हरीश रावत बहुत मजबूत पकड़ है उनके सामने पुष्कर सिंह धामी ने इतनी मेहनत करके और अपने युवा चेहरे के नाते, अपने एग्रेशन के नाते चुनौती खड़ी कर दी है वापस। और
ये जो था कि बहुत कम अनुभव के बावजूद, क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है वो दिख रही है, जी तो राजनीतिक रूप से वो क्या फैसला होता है उत्तराखंड की जनता का, वो आज हम नहीं कह सकते। जी पर जो विश्वास आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर व्यक्त किया, उस पर वो खरे उतर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी अनिल जी, थोड़ी सी चर्चा राजस्थान के ऊपर भी कर लें कि राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसकी लंबे समय से जिसका इंतजार था और चर्चाएं भी बीच बीच में होती रही थी। पहले तो पंजाब की चर्चा कर लें। जी। अमरिंदर सिंह का इस्तीफा बहुत बड़ी बिल्कुल, घटना बहुत बड़ी है घटना कांग्रेस है। की जी। राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि अमरिंदर सिंह के परिवार के लोग कहते थे कि पंजाब में कांग्रेस क्या है, अमरिंदर सिंह की कांग्रेस है। जी तो ये बात राहुल गांधी को भी नागवार लगती थी, और जिस व्यक्ति के कहने से, सिद्धू के कहने से, सिद्धू की बगावत से ये फैसला लिया गया, हालांकि मैं सिद्धू को बहुत गंभीर राजनेता नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और उसकी बगावत के बाद उसकी जो भूमिका, सिद्धू की भूमिका है एज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी कोई बहुत पार्टी के लिए सेहतमंद बनाने की खुराक नहीं है। और अभी भी वो चरणजीत सिंह चन्नी जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सामने पैरेलल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए ये अमरिंदर सिंह को हटा करके जो कांग्रेस उनसे मुक्त होकर के कांग्रेस को अलग एक खड़ा करना चाह रही थी, उसमें हो सकता है कि वो व्यक्ति सबसे बड़ी बाधा बन जाए, जिस व्यक्ति की वजह से अमरिंदर सिंह को हटाया गया। अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिल गए। किसान आंदोलन की हम चर्चा जब करेंगे तो अमरिंदर सिंह के दबाव में ही किसान कानून वापस लिए गए। पंजाब का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, वरना प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ऐसी नहीं किसी कदम को उठा के वापस ले। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शन होते हैं। अमरिंदर सिंह ने शर्त रख दी थी कि जब तक ये कृषि कानून रहेंगे मैं बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। चूंकि अकाली दल बीजेपी से अलग है, इसलिए बीजेपी को भी कोई साथ चाहिए था, और अमरिंदर सिंह के साथ आने की सबसे बड़ी शर्त किसान आंदोलन को वापस करना था, किसान कानून को वापस करना था, आंदोलन को विड्रॉ कराना था। वो बीजेपी ने करवा दिया, और यूपी में और पंजाब में चुनाव में इसका बड़ा इम्पैक्ट आता अगर ये आंदोलन चलता रहता। तो ये हुआ। राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और फेरबदल तो इसको इसलिए नहीं कहते कि जिन 3 व्यक्तियों को के इस्तीफे मंजूर किए गए, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, 2 जिम्मेदारी, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। बिल्कुल। एक के पास में हरीश चौधरी के पास पंजाब का जिम्मा है, और रघु शर्मा के पास गुजरात का जिम्मा है, जहाँ चुनाव होने गुजरात में, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए वो हटाया जाना जैसा नहीं है, और नए मंत्री शामिल किए गए, और जो लोग चले गए थे सचिन पायलट के साथ, उनमें से 3-4 को वापस लिया गया। ये उपलब्धि भी है। रमेश मीणा, मुरारी मीणा, विश्वंत सिंह आए, और बजेंद्र ओला को भी लिया गया जो सचिन पायलट के समर्थक हैं। ये आला कमान ने और मुख्यमंत्री ने मिलकर तय किया, और सबको साथ लेकर चलने की नीति के तहत कांग्रेस को वापस से सत्ता में लाने की उनकी जो इच्छा है, कोशिश है, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है उन्होंने, और इच्छा शक्ति के क्या परिणाम आते हैं ये अगले 2 साल में पता लगेगा। जी अनिल जी, अब थोड़ी सी चर्चा किसान आंदोलन को लेकर कर लें। जो पूरे 1 साल करीब वो आंदोलन चला, वो खत्म हो गया। कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए वापस लिया। उससे पहले हालांकि मैं उसका जिक्र जरूर करूंगी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो हिंसा हुई, उसे भी भूला नहीं जा सकता। देखिए, उस हिंसा में तो अतिवादी लोग शामिल थे, या ऐसे लोग डाले गए जानबूझ के जो ऐसा करके आए, आंदोलन बदनाम हो, दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इसको, इस चैप्टर को तो क्लोज करना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं हुआ जो हुआ। लाल किले पर जाकर जो किया गया, उसको कोई भी आदमी, कोई भी भारतीय जो अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश का सम्मान करता है, अपने झंडे का सम्मान करता है, वो गले नहीं उतार सकता। और किसान आंदोलन को धक्का भी लगा उससे, लेकिन उसके बावजूद किसान अटल रहे, अविचल भाव से संघर्ष करते रहे। और चूंकि चुनाव का वर्ष सामने आ गया, और उन 2 राज्यों में चुनाव था जहां किसानों के वोट की भारी अहमियत है, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इसलिए प्रधानमंत्री को माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और प्रधानमंत्री को कानून भी वापस लेने पड़े। कानूनों की मेरिट पर अभी हम नहीं जाना चाहते। फिलहाल ये है कि जो किसानों की, जो जिसको हम अन्नदाता कह के पूजते हैं, जैसे भारत माँ को माँ कहते हैं, ऐसे किसान को भी अन्नदाता कह के उसकी पूजा, जय जवान जय किसान। तो उसको, खेती को एक बिजनेस में और कॉर्पोरेट बिजनेस में तब्दील करने की कोशिश थी मेरी दृष्टि में। ये वो शायद नहीं हो पाई, और शायद भारतीय संस्कृति और समाज को वो स्वीकार्य भी नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए कदम वापस ले लिया गया। भविष्य में क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा आंदोलन देश ने देखा, और रास्ते रुके रहे, बहुत परेशानी हुई लोगों को, और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अंत भला तो सब भला, हमको ये स्वीकार करना चाहिए
चलिए अब बात कुछ और घटनाओं की जिन्हें शायद हम कभी नहीं भुला पाएंगे, चाहे फिर वो लखीमपुर खीरी हिंसा हो या हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन। इस साल दुनिया को उस समय बड़ा झटका लगा जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और विश्व भर की मीडिया संस्थानों ने पेंडोरा पेपर का खुलासा किया। इसमें कई भारतीय और विदेशी अमीरों के गुप्त लेन देन को लेकर अहम खुलासे किए गए थे। पेंडोरा पेपर्स करीब 1 करोड़ 19 लाख गुप्त फाइलों का कच्चा चिट्ठा था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र और मोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस घटना में 7 किसान, 1 पत्रकार और 3 लोगों की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों ने बीजापुर, सुकमा, कांकेर में 300 नक्सली कैंप की सूचना दी थी, जिसको लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया था और इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने की घटना हुई, जिसकी चपेट में आकर 170 लोगों के बह जाने की आशंका जताई गई। इस घटना ने 2013 के केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा कर दी। साल के आखिरी महीने की शुरुआत में भारत के लिए दुख की घड़ी आई जब वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जब यह हादसा हुआ तो सेना के सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में थे, जिसमें सेना के कई बड़े अफसर शामिल थे और सभी को इस हादसे में देश ने खो दिया। अनिल जी, कई सारे हादसे अभी हमने आपको दिखाए। जी हाँ, एक इसमें उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा था जी, 100-150 लोग उसमें बह गए थे, वो भी एक बड़ा हादसा था। बिल्कुल। और ये बादल फटने का, और ये सुकमा का बहुत दुखद था, हमारे 22 जवान मारे गए। जी। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना का बड़ा आश्चर्य है कि जो सीडीएस है, भारत के सीडीएस थे जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पद पहली बार सृजित हुआ और जनरल रावत, विपिन रावत इसके चीफ थे। वो शपथ नहीं जा रहे थे, 14 बड़े अफसर और थे। एक तो ये हमेशा के लिए सबक लेना चाहिए हमको कि ऐसे मामले में इतने बड़े अफसर एक साथ एक हेलीकॉप्टर में न जाए। हादसा कभी भी हो सकता है। दो गाड़ियां, दो फ्लाइट, 2 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने चाहिए हमेशा, ऐसा मेरा मानना है। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई और कोई संभालने वाला भी नहीं था। बाद में मरे हुए लोगों की जली हुई लाशें मिली, एक व्यक्ति मिला जो घायल था, वो बाद में चल बसे। तो ये एक दुखद हादसा जाते जाते भारत को देखना पड़ा। और लखीमपुर खीरी की तो आज भी वो एक राजनीतिक विवाद भी है और एक आपराधिक कर्म भी है, और उसकी तो जो फेट होगा वो मालूम पड़ेगा। लेकिन 7 लोग मरे, किसान, एक पत्रकार भी गए दुनिया से। ये दुखद है और ये उन्माद जो कई बार छा जाता है मस्तिष्क में और मद आ जाता है, मदान्ध हो जाता है आदमी, तब ऐसे कर्म करता है जैसे हमें देखने को मिले। और जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी कल्चर ऐसी नहीं थी जैसा उन्होंने कार्य कर दिया और पूरी पार्टी को इस कारण जो है विवाद के घेरे में आना पड़ा, पूरी सरकार को आना पड़ा, केंद्र सरकार को आना पड़ा। तो ये एक व्यक्ति की मनमानी, मन का उन्माद, जिसे सब पूरे देश ने देखा और लोगों की जाने गई और केंद्र सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई। इसके अलावा ये जो जहाँ तक उत्तराखंड के ग्लेशियर फटने का या बादल फटने का, ग्लेशियर टूटने का, ये जो मामले में आमतौर पे आपदा आती रहती है और वो जो कि वहाँ का भौगोलिक ढांचा ऐसा है उत्तराखंड का, चमोली में अक्सर बादल फटते रहते हैं, केदारनाथ में बर्फ़ गिरती रहती है तो ग्लेशियर टूटते हैं। कई बार पहले भी हो चुका है उत्तराखंड में ऐसा हादसा, बड़ा भारी हादसा हुआ था पहले। इसलिए अब इनके कोई लॉन्ग टर्म उपाय कोई हो सकें कि ऐसे हादसे से लोग बचाए जा सकें, उसके लिए हालांकि कोशिश तो की जाती है, बचाए भी जाते हैं लोग, लेकिन आगे तक दूर तक सोचना पड़ेगा
ये देखना पड़ेगा। जी जी चलिए, साल 2021 कोरोना की दूसरी लहर की खौफनाक यादें तो छोड़ ही रहा है, लेकिन कुछ उपलब्धियां भी हमने इस साल में हासिल की हैं, उन पर भी हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि हम बात करें 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन है वो इस साल ही हुआ। हमारी हरनाज कौर मिस यूनिवर्स बनी। ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भी हमने बहुत सारे जो मेडल हैं वो इस साल जीते हैं। अनिल जी, इन उपलब्धियों पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हॉकी टीम ने मेडल जीता 41 साल बाद, 4 दशक के बाद। ये बड़ी बात एक तो ये हुई। बिल्कुल, भारत हॉकी के लिए जाना जाता दुनिया में जी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी। और वो इतिहास वापस लौट के आया है भारत के पास। जी और हॉकी की टीम जिसको नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्पॉन्सर किया, जी ये भी एक घटना थी। और वो पदक लेकर आई टीम। जी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। जी अभिनव बिंद्रा पहले जीत चुके हैं, लेकिन ये इनका भी इंडिविजुअल स्पर्धा में जीतना भी एक मायने रखता है। जी और पैरा ओलंपिक में खूब सारे मेडल जीते भारत ने, और प्रधानमंत्री ने भी खुले मन से इनको सराहा, मिले। जी देखिए, सीना बाहर आया था जब कोई आदमी जी पदक जीत के आए भारत में और प्रधानमंत्री बुला के। जी मुझे जसदेव सिंह बताया करते थे हॉकी वाले कि इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने किस तरह हॉकी में वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको बधाई दी और पार्टी दी और खाना दिया। और वो मुझे तो एक बार जसदेव सिंह यहाँ तक कह रहे थे कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने हाथ से प्लेट उठा के जसदेव सिंह को दी। जी और इंदिरा गांधी ने जसदेव सिंह को ये कहा था कि जसदेव, तेरे मुंह से हमने भारत के गोल करने की खबर सुनी। जी बड़े भावुक हो गए ये कहते। तो ये जो देश का राजनीतिक नेतृत्व है वो जब बाहें फैलाकर गले मिलता है ऐसी प्रतिभाओं से, ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले देश के खिलाड़ियों से, तो खेलों को प्रोत्साहन मिलता है। ये काम भी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया, और इससे हमारी उपलब्धि आगे और बढ़ेगी। दुनिया के नक्शे पे हम बहुत नीचे आते हैं खेलों में, लेकिन जाते जाते हम सेंचुरियन टेस्ट जीत के जा रहे हैं। जी जी दक्षिण अफ्रीका को हरा के जा रहे हैं, बड़ी भारी मात देकर जा रहे हैं। इसलिए ये खुशी की बात है कि जब 2021 विदा हो रहा है तो एक टेस्ट विजय के साथ हम इसको विदाई दे रहे हैं, और आने वाले साल में 2022 में और कई मुकाम हमें हासिल करने पड़ेंगे। लेकिन 22 की भूमिका में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव हैं, गोवा के चुनाव हैं, और फिर गुजरात चुनाव है। देश की राजनीति के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए, भविष्य के निर्णय को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक रूप से देश किधर जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव तय कर देंगे। ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का जो 2024 में होने वाले हैं जी। और इसलिए 2022 की सबसे बड़ी चुनौती ओमिक्रॉन तो है ही जी। उसके अलावा शांतिपूर्ण मतदान के जरिए चुनाव हो जाना और देश को दिशा मिलना कि देश किधर जा रहा है, ये 2022 की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। 2022 इसके आगे अग्रलेख लिखेगा और हम सब वो देखेंगे। जी, और साथ साथ मेरे को लगता है अनिल जी, हमें लोगों से ये भी कहना चाहिए कि ओमिक्रॉन जिस हिसाब से फैल रहा है, हमें दोबारा से उन्हीं सावधानियों का पालन मुस्तैदी से करना चाहिए। मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करें, थोड़ा दूरी बनाकर रखें। 2021 के सबक हैं ये जी, याद रखने चाहिए कि जब भी ऐसी महामारी आए तो जो उसके प्रिकॉशंस हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसके बारे में बताया जाए अपनाने के लिए व्यवहार, वो किया ही जाए हर हाल में, ताकि दोबारा से मई 2021 दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के इतिहास में, भविष्य में, देश में, प्रदेश में कभी रिपीट ना हो। आपको 2022 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। और ये नए संकल्प के साथ, नई प्रेरणा के साथ आशाओं के आकाश में उड़ने की तैयारी करें, पंख फैलाएं और ओमिक्रॉन से बचाव करें। देश नई उपलब्धियां हासिल करे, दुनिया के नक्शे पर हमारा देश चमके, भारत के नक्शे पर राजस्थान का विकास महत्वपूर्ण स्थान बनाए, राजस्थान के विकास की राह निरंतर खुले, हम सब आगे बढ़ें और खुशहाली की तरफ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नए साल की शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। इतनी सारी शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। कोरोना के चलते वर्ष 2021 में जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व आपदाएं, संकट और कठिनाइयां देखने को मिली।
लेकिन अब आगे बढ़कर 2022 को जीतने का वक्त आ गया है। इंसान ने समय के थपेड़ों से सबक लेकर इतिहास बदलना सीखा है। ये वर्ष चुनौतियों से भरा रहा। इन चुनौतियों में भी हमने नए अवसर पैदा किए, मंजिलों पर पहुंचने के लिए नए रास्ते तलाशे। नए साल में भी हम नई मंजिलों की ओर उड़ान भरेंगे। तो आइए चलें पूरे जोश के साथ नए वर्ष में नई संभावनाओं की ओर नई उम्मीद लिए। चलते चलते आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।